सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। देखो, ग्रामर करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी भाषा की, वो होती है उसकी वोकैबुलरी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वोकैबुलरी। देखो, बेसिकली हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है ना बच्चों, वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग और राइटिंग में हमने ग्रामर पोर्शन किया, जो सबसे बड़ा है ना। मतलब जितना टाइम रीडिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी में लगता है क्यूमुलेटिवली, उससे डबल टाइम अकेले ग्रामर को लगता है ना। क्योंकि ग्रामर नहीं आएगी तो हम रीडिंग कैसे समझेंगे, मीनिंग कैसे निकालेंगे। ग्रामर नहीं आएगी तो राइटिंग सही लिखेंगे कैसे, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही कैसे बनाएंगे। इसलिए लॉजिकली एक बड़ा चंक, जैसे हम कहते हैं लायंस शेयर ऑफ आवर टाइम एंड लायंस शेयर ऑफ आवर एफर्ट्स इज बीइंग टेकन बाय ग्रामर। और एक बार ग्रामर पे पकड़ आ गई ना, बस वर्ड्स तो याद करने की चीज़ें, मेमोराइज करने की चीज़ें, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग में बैठाने की चीज़ें हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। मैंने आपसे एक बार कहा था कि अगर किसी भाषा रूपी पुष्पमाला को बनाना हो तो उसमें शब्द रूपी फूल और व्याकरण रूपी धागा दोनों हो और उनको पिरो दिया जाए आपस में, तो भाषा रूपी पुष्पमाला बन जाती है। तो जितना महत्व माला में फूल का है उतना ही धागे का है ना। धागा जोड़े रखता है हर एक फूल को, तो ग्रामर उसको सही तरीके से जोड़े रखती है, सही मीनिंग देती है। जबकि हर एक शब्द एक पुष्प का काम करता है। शब्दों से ही तो महक है यार, शब्दों के इस्तेमाल से ही तो अच्छा और बुरा लगता है। शब्दों के इस्तेमाल से ही तो कोई खुश हो सकता है और कोई प्रसन्न हो सकता है। हमने किसी से कह दिया कि यार तू बड़ा ही मरियल है, बुरा मान जाएगा। और मैंने किसी से कहा कि नहीं यार तू बड़ा स्लिम ट्रिम है, तो खुश हो जाएगा। हम किसी से कह दें यू आर सो फैट, एफेटी फैट, बुरा मान जाएगा। और हम कहते हैं यू आर ए चबी बॉय, तो खुश हो जाएगा। नाउ द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, द connotation is different. And unless you do not know different words, unless you are not familiar with the connotation and denotations of the words, you might use a wrong word at a right place, a right word at a wrong place, and the meanings could be altogether different. You might lose your relationships, you might lose a contract, you might break a deal. I mean, anything can happen. So it is quite imperative for students and for professionals to be well versed with the words and their meanings and their connotations and their denotations. One should be able to replace a word with some other synonymous words, है ना। नॉट ओनली दिस, लेकिन आपको वर्ड्स के रूट वर्ड्स पता होनी चाहिए जो अपन पढ़ ही रहे हैं। फिर अपनी भाषा को थोड़ा सा अलंकृत बनाओ यार, अलंकृत, है ना, एम्बेलिश करो, ऑर्नामेंट करो अपनी भाषा पे, है ना। थोड़े से ईडियम्स का प्रयोग करो, फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करो, एंड माइंड यू, इतना मजा आएगा कि बता नहीं सकते, है ना। बहुत मजेदार खेले वोकैब का। जब मैं क्लैट और कैट में आईपीएम की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो वहाँ बहुत 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 ज्यादा वर्ड्स हैं, पता नहीं कितने वर्ड्स हैं। कुछ मेरे पास उसके भी नोट्स हैं जो अलग से मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की कि आपको भी दे दूंगा। वैसे आप लोगों के काम के नहीं है ज़्यादा वो, पर उनमें से जो काम के हैं वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाए। हार्डली मैटर्स कि आप मुझसे क्या पढ़ रहे हो, सीए पढ़ रहे हो। आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो फिर मैं इंग्लिश में आपको जो देना चाहूँ वो सब दे सकता हूँ। और मैं जितना मटेरियल आपको देने लायक है वो पूरा दूंगा, आप चिंता मत करो। आई सेंड इट ऑन व्हाट्सएप थ्रू अकेडमी, डोंट वरी अबाउट इट। प्रश्न ये है, मेरे पास कई बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि सर हम अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव कैसे करें। तो मेरे पास कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया से कुछ वेज हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के आपके लिए, जिसकी भी एक पीडीएफ फाइल बहुत ही सुंदर सी मैंने बना रखी है, 1 पेज की छोटी सी है, जिसमें से 50 टेक्निक्स दी हैं, 50 तरीके दिए हैं कि आप अपनी वोकेबुलरी को, अपने वर्ड्स के नॉलेज को, अपने वर्ड्स के रेपोजिटरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत पढ़ो, रीड 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 एंड लिसन लिसन लिसन, है ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनो क्या, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश शोज, इंग्लिश न्यूज चैनल्स, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को सुनो, है ना। इससे एक्सेंट मिलता है, नए वर्ड्स मिलते हैं। और पढ़ो क्या, पढ़ो क्या, इंग्लिश की किताबें,
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंग्लिश की किताबें पढ़ो। कौन सी पढ़ो? आई वुड इंसिस्ट कि नॉवेल मत पढ़ो, आप अच्छी किताबें पढ़ो, थोड़ी सी मोटिवेशनल हो गई या ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज हो गई। दैट वे यू विल गेट टू नो न्यू वर्ड्स एज वेल एज यू विल गेट सम नॉलेज ऑल्सो, है ना। फिक्शन यानी नॉवेल पढ़ना तो कोई ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अच्छा है और लिटरेचर पर्पस के लिए अच्छा है। नॉवेल में लिटरेचर बहुत कुछ मिलता है। तो नॉवेल भी पढ़ना हो तो आप शेक्सपियर के पढ़ो पुराने, या फिर अगर इंग्लिश राइटर्स के पढ़ने, तो मैंने आपको बताया था कि अ, इंडिया में भी कुछ अच्छे इंग्लिश राइटर्स हैं, उनके नाम कहे थे मैंने आपसे पहले भी, उनके पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बट नॉट नाउ, एटलीस्ट अभी तो एग्जाम है आपकी, अभी तो पढ़ाई करनी है समय निकाल के। लेकिन वोकैब को एक कांस्टेंट प्रोसेस बना लो कि मुझे इम्प्रूव करना ही है। ठीक है बच्चों, चल। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। वोकैब का क्या महत्व है मैं आपको बता ही चुका हूँ। वोकैब के प्रकार बहुत सारे, जैसे कि मैंने कुछ नोट्स में भी दिए। एक शुरुआती पेज जो है वोकैबलरी का, वो रीड ओनली है, वो आप लोगों को खुद से पढ़ना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको स्क्रीन पे ले लेता हूँ, बच्चे लोग देखो। हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी के कुछ पॉइंट्स यहाँ भी दिए हमने नोट्स में, है ना, 10 पॉइंट्स। तो आप ये भी चेक कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ये रीड ओनली है। अब ये वोकैब के प्रकार देखो। वोकैब का मीनिंग क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो बॉडी ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको वोकैब बोलते हैं। ठीक। और वोकैब से ही मालूम पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने कितना जीवन में महसूस किया है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया उसको उतने ज़्यादा वर्ड्स पता है ना। और वोकैबलरी मतलब सिर्फ वर्ड्स को रट लेना ही नहीं, किस परिस्थिति में किस वर्ड को यूज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। कहाँ कौन सा वर्ड आएगा, कब किसके सामने क्या शब्द कहना, है ना। डाउट भी है और एप्रीहेंशन भी है ना। नेगेटिविटी भी है और सिनिसिज्म भी है। सब मिलते जुलते वर्ड हैं। डाउट और एप्रीहेंशन एक ही बात हो गई, नेगेटिविटी सिनिसिज्म एक ही बात हो गई, लेकिन कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना, ये ज्यादा अनुभव की बात है, ये ज्यादा बुद्धिमानी की बात है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है व्यक्ति को करना, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है अच्छी वोकैब का? आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कहीं कुछ लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, बोला हुआ आप सुनते हो, न्यूज न्यूज चैनल सुनते हो, तो आपको अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो समझ में आता है, अच्छा ये बोल रहे हैं। अगर आपने वर्ड सुन रखा है पोस्टमार्टम तो ठीक है, पर अगर आपने ऑटोप्सी नहीं सुना था तो आप बोलोगे यार ये ऑटोप्सी क्या होती है। पर अगर आपको वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम पता हो और आपको पता हो कि पोस्टमार्टम का सिनोनिम है ऑटोप्सी, है ना, दोनों का मीनिंग हिंदी में शव परीक्षण है। शव यानी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी रूट वर्ड है मॉर्टम, या रूट वर्ड है मॉर्ट। मॉर्ट यानी मरना, मॉर्चुरी, मॉर्टल, इमॉर्टल। मॉर्ट यानी मरना और पोस्ट यानी बाद में। तो मरने के बाद में बॉडी के साथ जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी। दोनों सिमिलर है, पर पता हो तब ना अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस अच्छी वो क्या आपका अंडरस्टैंडिंग। दूसरा एबिलिटी, है ना। हमारी एबिलिटी बढ़ती है, जितने ज्यादा वर्ड्स हमको पता होंगे उतनी हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी ज्यादा आएगी। फिर जितने ज्यादा वर्ड्स पता हो उतने ज्यादा थॉट्स हम सोच सकते हैं, है ना। अ, आप देखते हो पोएट्स कितने कितने नए वर्ड्स यूज करते हैं, तो उनके दिमाग में विचार आते हैं और उन विचारों को अलग अलग शब्द पहना देते हैं, क्योंकि उनको शब्दों का बहुत नॉलेज है। फिर इफेक्टिव भी होता है। अब देखो यार, आप लॉ में आंसर लिखते हो तो लिखते हो एज पर सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई आंसर लिखते हो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपकी लैंग्वेज कितनी मोनोटोनस होगी, हर जगह एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन। अभी आपके पास वोकैब है, थोड़ा सा शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको पता है, तो आप बदल बदल के लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक जगह अकॉर्डिंग टू लिख दिया, दूसरी जगह आपने लिख दिया एज पर सेक्शन। ये तो दो बहुत इजी हो गए। तीसरा, सेक्शन 45 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एन्यूमरेट्स, सेक्शन 46 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स दैट, है ना। फिर एक आप स्टार्ट कर दो अंडर सेक्शन से, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अ पार्टनर इज फलाना ढिमका, ऐसे स्टार्ट कर दो। ऐसे बदल बदल के तो मोनोटोनी खत्म हो जाती है। जब मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। एक ही एक टोन में, एक ही एक लैंग्वेज में चीजें बोलते हैं तो चीजें बोरिंग हो जाती है, बहुत ही इनइफेक्टिव और बहुत ही उबाऊ हो जाती है ना, बहुत ही टायरसम, फटीग आता है आदमी को देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप जो है अपनी वोकैब के नॉलेज को, अपने वोकैबलरी को इम्प्रूव करो।
और आखिरी है इम्प्रेशन। क्या बढ़िया लगता है जब आप कुछ नया वर्ड यूज़ करते हो। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई कहता है कि यस सर आई विल ट्राई, और एक दूसरा बच्चा बोलता है यस सर आई गिव ऑल माय एंडेवर्स, तो वो जो आई विल गिव ऑल माय एंडेवर्स, उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया यार। आगे बात समझ क्या बोल रहा हूँ। तो इम्प्रेसिव भी लगती है वोकेबलरी का नॉलेज। वोकेबलरी के अब टाइप्स देखें, ये बहुत ही एक जनरल टर्म चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ाने की बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वोकेबलरी के। पर ये फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंस क्या है वोकेबलरी का इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बेसिक वोकेबलरी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी मल्टीपल मीनिंग वोकेबलरी, और एक सब्जेक्ट रिलेटेड वोकेबलरी होती है। बेसिक वोकेबलरी मतलब कम गो, है ना, आना जाना, हम नॉर्मल शब्दों के मीनिंग जानते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी फिर हम अलग अलग, जैसे कम के लिए हम अराइव भी जानने लग गए, अराइव यानी भी आना, फिर एडवेंट यानी भी आना, है ना। तो इस तरह से भी हम एडवांस लेवल की मल्टीपल वोकेबलरी। और सब्जेक्ट रिलेटेड वोकेबलरी मतलब जो पर्टिकुलर बायोलॉजी के वोकैब है या कंप्यूटर साइंस के वोकैब है, तो वो सब्जेक्ट रिलेटेड वोकेबलरी हो जाती है। इसके अलावा वोकेबलरी का एक और तरीका है बेस्ड ऑन यूसेज, फ्रीक्वेंसी फिर यूसेज। यूसेज में एक वो जो जनरली हम सुनते हैं और सुन सुन के हमारी वोकेबलरी बनती है, एक वो जो ज़्यादातर हम बोलते हैं, वो सारे वर्ड जो हमने सुने जरूरी हम यूज़ करते हैं। आपने 10 बार एंडेवर सुना होगा पर फिर भी बोलते हैं आप ट्राई हो, तो एंडेवर आपकी लिसनिंग वोकेबलरी में आपको मीनिंग पता है, और स्पीकिंग में आप जनरली फिर भी ट्राई या स्ट्राई भी बोलते हो। ठीक। रीडिंग जो आप सिर्फ पढ़ते हो, पढ़ के समझ जाते हो, लेकिन ना कभी बोलते हो ना कभी बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। और राइटिंग वो जो ज़्यादातर राइटिंग में, अब इनमें कुछ कॉमन भी हो सकती है कि आपके पास एक वर्ड है जो आप सुनते भी बहुत है, कई लोग बोलते हैं वो चीज़, है ना। आप खुद भी बोलते हो, पढ़ने में भी आती है और लिखने में भी आती है, तो कॉमन भी हो सकती है और एक्सक्लूसिव भी हो सकती है। पर हाँ, हम सबसे ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, उसके बाद हम सब उससे कम बोलते हैं। फिर पढ़ना लिखना तो अपने अपने हिसाब से जो जितना करे। चलो, इसके अलावा एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, रिसेप्टिव वोकेबलरी, ओरल वोकेबलरी और रिटन वोकेबलरी। एक्सप्रेसिव मतलब जिसमें आप बोलते या लिखते हो, रिसेप्टिव मतलब जिसमें आप सुनते हो और पढ़ते हो, ओरल यानी जिसमें ओरली बोलते हो या ओरली सुनते हो, और रिटन मतलब जिसको आप या तो पढ़ते हो या लिखते हो। बहुत ईजी है ये, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, जनरल इसके क्लासिफिकेशन हैं वोकेबलरी के। चलो भाई, इंप्रूव कैसे करना है वोकेबलरी को। तो डिक्शनरी यूज करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, वर्ड गेम्स खेलो, जो क्रॉसवर्ड्स होते हैं, पजल, वो करो, रूट वर्ड्स पढ़ो, अलग अलग वर्ड्स जब नए मिले तो उनको लिख लो उनका मीनिंग के साथ, और फिर अपने आप को एक टास्क दो कि मेरे को इस हफ्ते ये वर्ड इतनी बार यूज करना है अलग अलग जगहों पर। सिनोनिम्स पढ़ो, एंटोनिम्स पढ़ो, है ना। स्टिकी नोट्स लगा दो अपनी टेबल के सामने, और वो वर्ड का मीनिंग लिख के कि भाई ये वर्ड का मीनिंग है, बार बार आंखों के सामने आएगा फ्लैश कार्ड बनाने से, तो वो आपको याद रहेगा। नए नए दोस्तों के साथ, नए नए मतलब दोस्तों के साथ नए नए कॉन्वर्जेशन करो इंग्लिश में। एक टॉपिक उठा लो कि यार सुशांत की डेथ पे अपने को बात करनी है, इंडिया चाइना वॉर पे अपने को बात करनी है, देश की पॉलिटिक्स पे अपने को बात करनी है, और आज 15 मिनट अपन दोस्त लोग इस पे इंग्लिश में बात करेंगे। दैट वे 2 पीपल विल बी बेनिफिटेड, या ज्यादा हो तो यू कैन हैव अ ग्रुप कॉन्वर्जेशन। तो जीडी भी हो जाएगा किसी अच्छे टॉपिक पे, और इंग्लिश में आप नियम कर लो कि इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो इसमें नहीं भी लिखी हो तो मेरी तरफ से, मैंने तो नोट्स के अलावा 50 ऐसे वेज हैं, टेक्निक्स हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने की तरीके हैं जो आपके लिए बनाए हैं, दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन द ग्रुप, डोंट वरी ऑल ऑफ यू। चलो भाई, यहाँ तक तो हुआ वोकेबुलरी नाम के चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वेटेज वगैरह आप लोगों के पास ऑलरेडी है, सर ने आपको भेजा है कि किस पूरे सीए फाउंडेशन के या पूरे कोर्स के किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो आपको घबराने की बात ही नहीं, आप परसेंटेज वाइज वेटेज में से निकाल सकते हो कितना वेटेज है। पर हम वेटेज के हिसाब से नहीं पढ़ते, वेटेज एग्जामिनर की चीज़ है, हमारी चीज़ है पूरा पढ़ना, कुछ न छोड़ना। चलो भैया, तो वोकैब बहुत तरह की हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पार्ट ऑफ वोकेबुलरी। कोनोटेशंस, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोलोकेशंस, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, बहुत चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, हम सारे पढ़ेंगे, ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। पर शुरुआत कर रहे हैं, पहला इसका नाम है कोनोटेशंस। ये टॉपिक वाइज तो 5वां है ओवरऑल मॉड्यूल का, नोट्स का, लेकिन वोकैब का पहला टॉपिक है कोनोटेशन। कोनोटेशन का अर्थ क्या होता है, चलो भाई, तो आपके सामने स्क्रीन पे है। कोनोटेशन इज डिफाइंड एज द सजेस्टिंग ऑफ अ मीनिंग बाय अ वर्ड अपार्ट फ्रॉम
द थिंग इट एक्सप्लिसिटली नेम्स और डिस्क्राइब्स, है ना। कोनोटेशन मतलब वो जो शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग है वो जो डिस्क्राइब करता है, उसके अलावा वो क्या एक और मीनिंग सजेस्ट करता है ना। मतलब एक रूटीन मीनिंग या रूटीन जो वो डिस्क्रिप्शन देता है कोई वर्ड, उसके अलावा और क्या उसके तात्पर्य निकल रहे हैं, है ना। अलग से जो तात्पर्य आप निकालते हैं उसको बोलते हैं कोनोटेशन। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि एक वर्ड है फैट और एक वर्ड है चबी, दोनों का मीनिंग है मोटा। लेकिन इस मोटा मीनिंग यूजुअली एक्सप्लिसिटली ये जो डिस्क्राइब कर रहा है या नाम दे रहा है वो है मोटा, लेकिन अगर इसका भावार्थ निकालो, इस मेन मीनिंग के अलावा और तात्पर्य निकालो, तो चबी थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहा है और मोटा थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव साउंड कर रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड्स के एक प्लेन मीनिंग के अलावा भी एक मीनिंग होता है जो उसकी भावनाओं से स्पष्ट होता है। हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जब कोई गलत वर्ड बोलने की बजाय हम कोई अच्छा वर्ड यूज करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूफोनी। क्या बोलते हैं? यूफोनी। देखो मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, EUPHONY, यूफोनी, है ना। इसमें रूट वर्ड है यू और फोन, दो रूट वर्ड है, इससे एक वर्ड बना यूफोनी। यू का अर्थ होता है गुड और फोनी यानी साउंड, तो जो अच्छा साउंड करे। यूफोनी मीन्स अ वर्ड दैट साउंड्स गुड। वो साउंड्स गुड मतलब सुनने में अच्छा लगे। क्यों? जैसे किसी को हमने कह दिया अबे भंगी, नाली साफ करते हो तुम्हारे परिवार और तुम हमसे जुबान लड़ा रहे हो, ऐसा बोलते थे पहले के लोग। तो भाई जेल हो जाएगी आज बोले तो। आज तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और इस तरह की चीजें बोल नहीं सकते, ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन राइट्स भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं। तो गांधी जी के समय तो ऐसा होता था। तो गांधी जी ने कहा भाई ये भंगी, चमार और इस तरह से गंदे गंदे वर्ड यूज करना ये अच्छी बात नहीं है। भाई अगर वो किसी पर्टिकुलर फैमिली में जन्मे हैं और एक ट्रेडिशनली वो काम उनके परिवार में वर्षों से होता आया है, डजेंट मीन कि वो इंसान नहीं है, बल्कि वो भी भगवान के द्वारा बनाए गए लोग हैं। भगवान यानी हरि, हरि नाम जपो हरि, और वो हरि के जन यानी लोग हैं, तो उनको गांधी जी ने नाम दिया हरिजन। नाउ हरिजन इज नथिंग बट यूफोनी, है ना। अरे ठीक है, बंगी चमार गंदा गंदा पिछड़ी जाति दलित कुछ भी बोलो, गंदा बोलो, उससे अच्छा है ना कि उसी चीज को अच्छे लहजे में बोल दो। तो किसी को आप अपंग बोलो, अपंग, है ना, या विकलांग, तेरा एक अंग विकल यानी कि रहित है, तेरा एक हाथ नहीं एक पाँव नहीं, तो कितना बुरा लगता है, एक अंग नहीं है। और आप कहो दिव्यांग, कि नहीं नहीं तो दिव्यांग है। दिव्यांग मतलब जो अंग तेरा नहीं है वो तेरा दिव्यांग है, वो है ना। भगवान ने तुझे फिर वहां कुछ दिव्य शक्तियां दे रखी उस जगह। ठीक है तेरा एक हाथ नहीं लेकिन वहां पे दिव्यांग है, चिंता मत कर। हाँ, अंधा बोलने की बजाय, ब्लाइंड बोलने की बजाय विजुअली चैलेंज्ड बोलना, है ना, फिजिकली चैलेंज्ड बोलना, ये सब यूफोनी है। एंड वन शुड ऑलवेज यूज गुड वर्ड्स, है ना। ये उसके खानदानी होने को, ऊंचे घराने का है, अच्छे सभ्य शालीन संस्कारित घर से है, ये शो करता है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेजेस में आनी चाहिए। आया समझ? बस ये जो शब्दों का सेम मीनिंग होने के बावजूद भी, दो शब्दों का सेम मीनिंग होने के बावजूद भी उनका जो भावार्थ कुछ और निकलता है ना, यही उनका कोनोटेशन है। कंसेप्चुअली क्लियर? ठीक, परफेक्ट। चलो, तो देखिए नीचे कुछ कोनोटेशंस, बाकी तो ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, यहाँ हमने तीन कोनोटेशंस लिए वर्ड्स के। एक है न्यूट्रल कोनोटेशन, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरा है पॉजिटिव कोनोटेशन, और तीसरा है नेगेटिव कोनोटेशन। ठीक है जी। न्यूट्रल कोनोटेशन मतलब जिसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज करते हैं, मतलब जिसका कोई विशेष महत्व नहीं, है ना। मतलब एक जनरल वर्ड जिसका कोई ना नेगेटिव निकलता है ना पॉजिटिव निकलता है, कुछ नहीं निकलता है, बस वो वर्ड वही है, वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव मतलब सेम मीनिंग लेकिन थोड़ा सा खुश मिजाजी में, पॉजिटिविटी सेंस में यूज होता है। और नेगेटिविटी में मतलब कि वही वर्ड तो वही है, मीनिंग भी वही है, लेकिन थोड़ा सा उसका अंदाज अलग हो जाता है ना। जैसे कि इवन एक ही वर्ड है, जैसे कट, तो कट का अर्थ होता है काटना, ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर किसी की बात काटना हो तो हम रिब्यूट करते हैं, रिब्यूट। ठीक, लेकिन अगर पेड़ काटना हो तो हम यूज करते हैं शेयर, SHEAR, पेड़ या जंगल काटना हो तो ये इस तरीके से चलता है। चल, अब वर्ड पकड़ेंगे हम लोग अलग अलग, देखना।
पहला वर्ड लिया न्यूट्रल में उन्होंने क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब जिसमें बहुत जिज्ञासा है, बहुत ज्यादा जिसको प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन करता है हर बात पे, है ना। इसका पॉजिटिव सेंस है इंटरेस्टेड। नहीं यार ये बड़ा इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो इंटरेस्टेड होगा वही तो फिर और जिज्ञासा से जानेगा कि यार और क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। मैं किसी को कोई बात बता रहा हूँ और व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिवली सुन रहा है, अच्छा अच्छा हाँ फिर क्या हुआ, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक, और फिर आप अगर इसको न्यूट्रल बोलना चाहो तो भी वो प्रश्न पूछ रहा था बीच बीच में, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना। और एक नेगेटिव सेंस कब होगा, जब मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ और सामने वाला फिर भी पूछे, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, अरे फिर आगे बताना यार क्या हुआ। तो यार ये बड़ा ही नोजी, ये अपनी टांग अड़ा रहा है, मेरे को नहीं बताना है फिर भी टांग अड़ा रहा है अपने बीच बीच में और मेरे से पूछे जा रहा है खोद खोद के कि क्या हुआ था। तो बस आपको जब जिस परिस्थिति में जैसा सेंस हो वैसा देख लो। किसी का आपका प्रश्न पूछना अगर नॉर्मल लग रहा है तो क्वेश्चनिंग, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि यार वो मेरे से पूछ रहा है मतलब मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है तो इंटरेस्टेड, और अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार तू क्यों पूछ रहा है बार बार मेरे से हर चीज, तो आप कह सकते हो कि नोजी। और उसकी आंटी भी बहुत नोजी है ना, अनु आंटी शी इज वेरी नोजी। वरुण अग्रवाल करके एक राइटर है, उसने बुक लिखी है हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड को फाउंडेड अ $1 million कंपनी। तो ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल किताब है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई नोजी होते हैं कुछ लोग बहुत ही, जो अपनी नाक या टांग अड़ाते हैं, ऐसा। जिज्ञासा हो भाई, आप सीए वालों के साथ तो बहुत ही होता है ये। जब जहां जाओ फिर अभी क्या कर रहे हो, अच्छा सीए कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, अरे भैया सीए का कोई कॉलेज नहीं होता, और अब तो कोचिंग भी नहीं होती है, हम कहीं नहीं जाते, घर में बैठ के पढ़ते हैं ऑनलाइन, जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट के उनसे, है ना। ठीक है यार, नो जी। फिर एक आधा अटेम्प्ट रह जाए तो क्या हुआ, अभी तक निकला नहीं निकला, अरे वो हमारी वो उनकी बेटी है वो भी नहीं निकली, उसको 4 अटेम्प्ट लग गए थे। तो साला ऐसे लोग से मिल लो तो और अपने को जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, और यार 4 अटेम्प्ट लग गए, और जिसमें उसके 12th में तो 92% थे, और यार ये तो इंटेलिजेंट थे, अपने तो 78 ही थे, तो दिमाग ही खराब हो जाए। तो ऐसे लोग जो आपसे बार बार प्रश्न पूछते हैं ना, उनसे भैया बचकर है ना, दे आर नोजी पीपल, है ना। एक क्वेश्चनिंग, एक इंटरेस्टेड, एक नोजी। आपको समझ आ रहा है चीज क्या है ना, और बड़ी मजेदार है। चलो, तो बस ऐसे ही सारे हैं, अपन सारे कर लेते हैं फटाफट से। फिर है दादा अगला वर्ड एम्प्लॉय, यूज और एक्सप्लॉइट। यूज यानी नॉर्मली किसी चीज को यूज करना, नॉर्मली यूज करना। एम्प्लॉय यानी कि उसको सही जगह सही काम में लगा देना, और एक्सप्लॉइट यानी कि उस चीज का दुरुपयोग करना, गलत तरीके से लगा देना। जब आपने अपने लेबर वर्कर्स को काम में लिया तो भैया आई एम यूजिंग द सर्विसेज ऑफ माई लेबर वर्कर्स, अगर आपने उनको बिल्कुल सही जगह सही सही काम में लगा दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, तो आई हैव एम्प्लॉयड ऑल माई रिसोर्सेज एंड लेबर वर्कर्स इन द बिजनेस एक्टिविटी। और अगर आप उनसे बहुत गलत तरीके से काम ले रहे हो और पता नहीं जिससे जो काम लेना चाहिए उससे डबल काम ले रहे हो, तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर लेबर वर्कर्स। तो यूज, एम्प्लॉय और एक्सप्लॉइट। ठीक है बच्चों, चलो आपको क्लैरिटी से नजर आए इसलिए ये सब हटा रहा हूँ, है ना। अपन एक काम करते हैं, टिक का इस्तेमाल करते हैं, रेड टिक। तीसरा है ये वाला, थ्रिफ्टी, सेविंग और स्टिंजी। अब थ्रिफ्टी यानी कि पॉजिटिव सेंस में बचत करने वाला, सेविंग यानी नॉर्मल सेविंग करना अच्छी बात है, नॉर्मल वर्ड, और स्टिंजी यानी कि कंजूस मक्खी चूस। तो भाई यार मैं अगर रोज कोचिंग क्लास कार से ना जाऊं पढ़ाने और बाइक पे जाऊं, तो ये कंजूसी नहीं है, ये थ्रिफ्टी है। यार इंदौर में इतना ट्रैफिक है और गाड़ी बिल्कुल रिंग रिंग की चलती है, अब अगर मैं एकेडमी पढ़ाने के लिए कार से जाऊंगा, मान लो मेरे पास कार है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और मैं कार से जा रहा हूँ, तो पेट्रोल मेरा कम से कम 4-5 हज़ार रुपये महीने का मिनिमम लग जाएगा। लेकिन मैं बाइक से जाता हूँ तो 1000-1500 रुपये के पेट्रोल में काम हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो मैं अगर कुछ 3500 रुपये महीने के बचा रहा हूँ, और इस कम्यूट में आने जाने में कोई कौन देख रहा है, और क्या स्टाइल मारना है ना, और मजा भी क्या है, और उल्टा थक भी जाते हैं कार में से, धीरे धीरे टाइम भी बहुत लगता है, बाइक तो झट से इधर से उधर कट मारा और निकल के घर आ गए, और पैसा अलग बचा। तो बताओ इसे मेरी कंजूसी कहेंगे कि इसे मेरी सेविंग, या और ज्यादा पॉजिटिव वे में लोगे इसको, आप इसको पॉजिटिवली लोगे तो बोलोगे यार ही इज क्वाइट थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी बचत करके चलने वाला है, जबकि सेविंग यानी कि इकोनॉमाइज करना, यानी कि एक नॉर्मल वर्ड है जो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। भाई अभी क्या कर रहा हूँ मैं, भैया पैसे बचा रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ। और एक व्यक्ति है जो बहुत ही मिजरेबल जिंदगी जीने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा नहीं खर्च करूंगा मैं, स्टिंजी। दुकानदार क्या क्या भैया मिठाई है, बोले है, कितने की है, बोले ये काजू कतली 640 रुपए किलो और ये काजू कतली 800 रुपए किलो, बोले क्या अंतर है, बोले 640 वाली 4 दिन पुरानी है, बोले यही दो मेरे को।
तो फिर ये आदमी 160 रुपये 1 किलो पे बचा रहा है, लेकिन ये स्टिंजी कंजूस है। अभी बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर को हजारों देने पड़ जाएंगे, मूर्ख आदमी है ना। या दोस्तों पे खर्च नहीं करना, पार्टी नहीं देना, आपका दोस्त पार्टी नहीं देता है कभी भी, नया फोन ले लिया पार्टी नहीं दे रहा है, स्टिंजी है ना। अरे भाई ने पहले ही पैसे खर्च कर दिए हैं यार मोबाइल खरीदने में, स्टिंजी है ना। आपको मीनिंग समझ में आया। अगला है स्टेडफास्ट, टेनिशियस और स्टबर्न। टेनिशियस मतलब जो अपनी बात पर कायम रहे, नॉर्मल, न्यूट्रल है ना, अपनी बात पे अडिग रहे, कायम रहे। स्टेडफास्ट यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसकी प्रतिज्ञा बिल्कुल दृढ़ हो कि भैया वो अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, उसने अगर एक बार जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके रहेगा। और स्टबर्न यानी कि अड़ियल जिद्दी। तो जब लड़की ये कह दे या लड़का ये कह दे कि मैं तो उससे ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं तो कूद के जान दे दूंगी, तो ये स्टबर्न बिहेवियर है। तब आप ये नहीं बोलोगे कि वो टेनिशियस है, तब आप बोलोगे ये स्टबर्न है, एडमेंट है ना, स्टबर्न एडमेंट। ठीक। टेनिशियस जब आप बोलोगे कि यार, एक नॉर्मल टेनिशियस तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल। इवन इस लड़की को भी बोल सकते थे या लड़के को जो शादी करने के लिए बिल्कुल अड़ गया है कि मैं इससे ही करूंगा, टेनिशियस। टेनिश न्यूट्रल वर्ड जितने भी है ना, वो कहीं भी यूज कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव में, उनका नाम ही न्यूट्रल है। और ये कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे किताबों में, ये शब्दों के यूसेज से लोगों ने अनुभव से निकाल के किताबों में डाले कि भाई ये इस तरह से उपयोग में आते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। और steadfast, I'm steadfast that I am going to give my company a profit of 3000 crore this year, said the chairman of Micromax India। ठीक है, ही steadfast यानी कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसने ठान लिया है कि इस बार, और थोड़ा पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं इसको अपन। चलो बहुत अच्छा आया समझ में। अगला वर्ड है बच्चों sated, SATED, sated। sated यानी कि भरा हुआ, filled यानी भी भरा हुआ, और crammed यानी कि ऊपर ऊपर तक ठूस के भरा हुआ। ठीक। तो देखो, यू आर ऑल फिल्ड विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल वर्ड। आपने इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राप्त किया है, आपको सब आता है, संतुष्ट भी हो, यू आर सेटेड है ना। और आपने रट लिया है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को और ग्रामर के रूल्स को, तो आपने क्रैम किया है। ठूस ठूस के भरा है वो क्रैम्ड, नॉर्मल फिल किया है तो फिल्ड। और अगर बहुत ही संतोष के साथ पेट भरा है, या कोई चीज भरी है, या किसी चीज को फिल किया है, कोई नॉलेज दिमाग में फिल किया है, कहीं कोई चीज फिल की है, तो उसको बोलते हैं सेटेड। जब आप साधु संतों के प्रवचनों को सुनते हो और आपको अच्छे लगते हैं, तो ऐसा लगा कुछ मिला, कुछ भर गए अंदर से, आत्मा को तृप्ति हुई, तो यू विल यूज द वर्ड सेटेड है ना। किसी एक बड़े नेता का भाषण सुना और उसने बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की, तो आप बोलोगे भाई आई इट्स लुक लाइक आई एम फुलफिल्ड, आज लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा देश में। और क्रैम्ड मतलब जब आपको कुछ रटाया गया हो, रटा रटा के ठूस के दिमाग में भरा गया हो, वो है क्रैम्ड। और क्रैम का अर्थ कहीं भी, कि किसी डब्बे में कोई चीज ठूस ठूस के भर रहे हो, तो भी उसको आप बोल सकते हो ये क्रैम की गई है डब्बे में, नेगेटिव सेंस में जाता है मतलब। अगला वर्ड है करेजियस, कॉन्फिडेंट और कंसीटेड। कॉन्फिडेंट यानी न्यूट्रल वर्ड, कि भाई मैं अपना काम कर लूंगा। करेजियस मतलब हाँ, पॉजिटिव सेंस में कि ये इतना बड़ा टास्क मैंने लिया है और मैं कर लूंगा। और नेगेटिव वे में कंसीटेड मतलब हेकड़, कि बहुत बड़ा कोई टास्क ले लिया है जो होएगा नहीं, फिर भी वो हेकड़ी दिखा रहा है कि नहीं मैं तो करके रहूंगा, तो ये ना दृढ़ प्रतिज्ञ है ना कुछ अच्छा है, ये तेरी हेकड़ी है, होशियारी है, मात खा के आएगा भाई। अगर तू तेरी उस काम को करने की योग्यता नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, फिर भी तू हेकड़ी दिखा रहा है कि मैं तो कर ही लूंगा, 12 बज जाएगी फिर, है ना। तो ये तेरी हेकड़ है, अकड़ है, वो कंसीड। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है। करेजियस थोड़ा और पॉजिटिव है, कि जैसे कि यार किसी महिला का एक पैर टूटा हो फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जा रही है, तो ये उसका कॉन्फिडेंस से भी बढ़ के एक पॉजिटिव है कि करेजियस लड़की है ना। नॉर्मल दोनों पाँव वाला व्यक्ति जा रहा है, ये कॉन्फिडेंट है। ठीक। और जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार और दोनों पैर टूटे हुए हैं, और वो सिर्फ ये शो करना चाहता है कि मैं तो चढ़ के दिखा दूंगा, जबकि बहुत मुश्किल है ना, थोड़े 100 फीट ऊपर चढ़ के, और 10 सीढ़ी तो चढ़ते बनते नहीं है जी। दोनों पाँव नहीं भी टूटे चलो, पर बहुत ही कमजोर है, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम तो सीढ़ियां भी मत छोड़ो, और बोले माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, तो ये तेरी अकड़ है। बस आप समझ गए कहाँ इसका यूसेज करना है। बहुत अच्छा, करेजियस, कॉन्फिडेंट और कंसीटेड, अभी हमने ये वाला पढ़ा। चलो अगला है ये वाला, अलग अलग जगह लगा रहा हूं मैं। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर यानी कि अजीब, विचित्र। डिफरेंट यानी दूसरों से अलग, और यूनिक यानी सबसे अलग लेकिन बढ़िया वाला। तो जो सबसे अलग हो, जैसे अमिताभ बच्चन का स्टाइल बहुत यूनिक है केबीसी कराने का, तो वो यूनिक कहलाएंगे। अपने आप में एक ही है जो केबीसी ऐसा करा सकते हैं। यूनी यानी सिंगल, यूनी है ना, यूनिसेल्युलर, यूनिवर्सल, यूनिक, यूनी रूट वर्ड, यूनी का अर्थ होता है
सिंगल, तो अपने आप में यूनिक है ना। शाहरुख खान का स्टाइल एकदम डिफरेंट है ऐसे, है ना। तो शाहरुख खान डिफरेंट है, और रणवीर सिंह पिक्यूलियर है थोड़ा नेगेटिव सेंस में, भाई अजीब है, तो अलग है सबसे। तो अपने आप में एक ही है जो उस तरह की हरकतें पटकता है, लेकिन अच्छी भी तो कर, है ना। एंथुजियाज्म अच्छी बात है, ओवर एंथुजियाज्म बहुत बुरा है। मतलब हमको कोई नफरत नहीं है, पसंद करते हैं रणवीर सिंह को भी, लेकिन थोड़ा पिक्यूलियर है, आप समझ जाओ इसलिए बता रहे हैं। कोई रणवीर सिंह का फैन हो तो बुरा ना माने, मुझे भी पसंद है वो, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुझे सब पसंद है, मुझे तो जो इंडस्ट्री में पहले से है वो भी पसंद है, जो नए नए आउटसाइडर्स है वो भी पसंद है। वी आर लवर्स ऑफ आर्ट, और जो भी अच्छी एक्टिंग करता है वो अपने को पसंद आता है ना। चाहे वो स्टार सन हो, स्टार डॉटर हो, या नहीं भी हो, आउटसाइडर हो। वी आर फैंस ऑफ मनोज बाजपेयी एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑल अदर्स ऑल्सो। चलते ऐसी कोई बात नहीं है। सुशांत, बिल्कुल उसके भी हैं। चलो, पिक्यूलियर, फिर है भाई मेटिकुलस, सिलेक्टिव और पिकी। सिलेक्टिव मतलब भाई मैं चूज करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैं ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, है ना। या मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा और वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अब और ये मेरे को टफ लगता है, तो ये वाला पढ़ के जा रहा हूँ एग्जाम में, फिर देखेंगे जो होगा। तो मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ, है ना। मेटिकुलस मतलब जब मैं बहुत सोच समझ के चूज करता हूँ, कि मैंने सारे एग्जाम के पैटर्न देखे हैं, और ये वाला चैप्टर इतनी बार आया है, ये वाला इतनी बार आया है, और इसके आने के चांसेस कम है, और जब टाइम कम है तो फिर ये वाला छोड़ देते हैं। तो पूरी रिसर्च के बाद जो हम सिलेक्शन करते हैं वो मेटिकुलस, है ना। और जो एक नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से, वो सिलेक्ट। और जब मैं बहुत ही ज्यादा नखरे होके सिलेक्ट करता हूँ कि नहीं, मैं ये वाले दोस्त से बात करूंगा, ये वाले से नहीं करूंगा, ये गोरा है इससे बात करूंगा, ये काला है इससे बात नहीं करूंगा, ये पैसे वाला इससे बात करूंगा, ये तो गरीब है इससे क्यों बात करूंगा। तो जब मैं चीजें चुनता हूँ, लोग चुनता हूँ, कार चुनता हूँ, कुछ भी चुनता हूँ, और बहुत ही नखरे करके चुनता हूँ, है ना। मैंने कार की रिसर्च की और उसके बाद चुनी, तो मेटिकुलस, है ना। और एक नॉर्मल मैंने सिलेक्शन किया भी, मैं तो मारुति खरीदूंगा, बस ठीक है, बाकी कुछ नहीं, तो ये सिलेक्शन हुआ। और पिकी मतलब नहीं यार, फिर वो लड़कियां या लड़के करते नहीं, ये लड़की नहीं यार, नहीं यार इसके तो गाल पे तिल है, नहीं नहीं ये थोड़ी सी छोटी है, नहीं इसके बाल छोटे हैं, तो बेटा पहले ही मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लड़कियां मिलती है आजकल के जमाने में, है ना। मतलब वो जो रेशो है, जेंडर रेशो है, पिछले कुछ सालों में गड़बड़ा गया है। तो 1,000 लड़कों पर 933 लड़कियां हैं सेंसस के हिसाब से, तो 67 बॉयज पर 1,000 गर्ल्स, मतलब आउट ऑफ 1,000 बॉयज 67 बॉयज आर गोइंग टू रिमेन अनमैरिड एज पर द जेंडर रेशो। तो पहले ही तो जेंडर रेशो गड़बड़ाया है, फिर तो अगर इतनी चॉइस करेगा तो ये तेरे नखरे हैं, ये पिकीनेस है। सेम कैन हैपन विद अ गर्ल ऑल्सो, जेंडर इक्वालिटी। चलो, चीज समझ में आई कि नहीं भाई, ये सब्जी नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, तो ये पिकी तरीका है, पिकी वे है। आपको सब सब्जियां पसंद है लेकिन आज ये खाने का मूड है, तो ये सिलेक्टिव है। और आपने शादी में 4 सब्जियां बनी थी, उसमें से देखा कि यार अभी मेरे को जो है थोड़े दिन पहले बीमार हुआ था, कमजोरी थी, तो पालक अच्छी रहती है, पालक खा लेता हूँ मैं। एक सब्जी खाने का मूड है तो पालक से थोड़ी ताकत आएगी, तो ये मेटिकुलस हो गया, बस इतना ही तो अंतर है ना। जबकि मीनिंग तीनों का एक है, कि कुछ न कुछ चॉइस करना, सिलेक्ट करना, है ना। तो सिलेक्ट एक न्यूट्रल वर्ड है। सर मेहनत कर रहे हो आप, ऐसा भी कर सकते थे ना सर आप, कि बेटा ये 4-5 शुरू के बता दिए, बाकी तुम कर लेना अपने हिसाब से, इनका ऐसा में नहीं है। पर आप मेहनत के लिए जाने जाते हो, है ना। सब पढ़ाने की कोशिश करते हो आप अच्छे से अच्छा। हाँ, इसलिए मेरे साथ दो बस। अगला है विंटेज, ओल्ड और डेक्रिपिट। ओल्ड एक न्यूट्रल वर्ड है, पुराना। विंटेज यानी पुराना लेकिन पॉजिटिव सेंस में, बहुत बढ़िया। कोई विंटेज कार खरीदी है हमने, बहुत पुरानी है, 60-70 साल पुरानी, लेकिन आज भी अच्छी कंडीशन में और मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है उसकी, वो विंटेज। और कोई चीज पुरानी है और एकदम जर्जर है, वो हो गई डेक्रिपिट। बहुत अच्छा। हैप्पी, नॉर्मल, हैप्पी यानी खुश, इलेटेड यानी बहुत खुश, और मैनियाक यानी खुशी का पागलपन, है ना। तो खुशी हो और आप बिल्कुल जमीन आसमान एक कर दो, उड़ता ही फिरूं। सुना है कि नहीं गाना आपने? ये है जो जीता वही सिकंदर का, जिसमें आमिर खान है, और वो गाना गाता है ऐसा बढ़िया, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ,
ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार I basically loved this song. I don't know. मन किया तो गा दिया. चलो भाई. तो पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो दो गाली मन में दे देना, बस मुझे मत सुनाना कौन सी थी. चलो. तो भाई इलेटेड यानी बहुत खुश, बहुत परम सुख की प्राप्ति हुई, मतलब बहुत ही पॉजिटिव. हैप्पी मतलब हैप्पी नॉर्मल. हैप्पी तो भाग भी जाती है कभी कभी. हैप्पी भाग जाएगी. हैप्पी नॉर्मल, हैप्पी तो नॉर्मल वर्ड. और मैनिया कहने या मैनी कहने की पागल, है ना, खुशी के मारे पागल ही हो जाना, नेगेटिव सेंस में. डोंट बी मैनियाक, कम ऑन, पागल मत बन यार खुशी के मारे. चलो भाई, अगला वर्ड लिखेंगे, देखेंगे बच्चे लोग. मैनिक के बाद एलोक्वेंट. इसका कोई, अब किसी कोई कभी कभी किसी वर्ड के न्यूट्रल वर्ड नहीं होते, बस आप इसका या तो पॉजिटिव मीनिंग होता है या नेगेटिव होता है. जैसे कि एलोक्वेंट यानी जो बहुत बोलता हो, है ना, जो बहुत बोलता हो लेकिन पॉजिटिव सेंस में. और दूसरा है वर्बोज यानी जो बहुत बोलता हो लेकिन नेगेटिव सेंस. तो अपन बोलते हैं ना बहुत चपर चपर बोलता है, तो यू आर क्वाइट वर्बोज. और मोदी जी भी बहुत भाषण देते हैं, हर थोड़े दिन में टीवी पे आते हैं, मन की बात करते हैं, कभी देश के नाम संदेश देते हैं, कभी कुछ भाषण देते हैं. पर मोदी जी अच्छा बोलते हैं, सुनने का मन करता है. तो मोदी जी का बहुत बोलना एलोक्वेंट है ना. जबकि कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, चपर चपर करता है दिन भर, लेकिन उसका बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो नेगेटिव सेंस में बहुत ही वर्बोज है. वर्बोज में वर्ब यानी शब्द, बहुत शब्द बोलता है ना, बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करता है ना, बहुत बोलता है. अब आप इसको क्या करते हो, अपने एक पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो. जब आपका पैराग्राफ हद से ज्यादा बड़ा लिख दिया हो आपने और बोरिंग हो गया हो, तो मैं बोलूंगा कि यार बेटा आपका अच्छा तो लिखा है लेकिन बहुत वर्बोज है, इसको शॉर्ट कर, यानी इसमें बहुत ज्यादा बोला है तूने, या बहुत ज्यादा लिखा है ना. जबकि लंबा लिखा है लेकिन फिर भी यार इट्स क्वाइट एलोक्वेंट. वैसे एलोक्वेंट वैसे लिखने के सेंस में तो नहीं, वर्बोस चलेगा लिखने बोलने दोनों में, पर एलोक्वेंट सिर्फ बोलने के सेंस में यूज होता है. एलोक्वेंट एलोक्वेंट में लोक रूट वर्ड है, एलओसी या एलोक्यू, जिसका अर्थ होता है बोलना. इसलिए जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको लोक्वेशियस भी बोलते हैं इंग्लिश में, लोक्वेशियस. और एलोक्यूशन कंपटीशन भी होती है, आपने सुना होगा, भाषण वगैरह. चलो, फिर है अरोमा. अरोमा यानी सुगंध, पॉजिटिव सेंस. ठीक. और स्टेंच यानी दुर्गंध. तो गंध एक नॉर्मल वर्ड है, गंध को आप बोल सकते हो स्मेल. लिख लो भले चाहो तो, इसका न्यूट्रल मैं देता हूँ. स्मेल, SMELL. स्मेल यानी गंध. अब वो फाउल स्मेल भी हो सकती है, गंदी दुर्गंध, और अच्छी भी हो सकती है सुगंध. तो पॉजिटिव सुगंध और नेगेटिव दुर्गंध. स्टेंच या स्टिंक, स्टिंकी, ये नेगेटिव है. और अरोमा, फ्रेग्रेंस, कोलोन, सेंट, ये सब पॉजिटिव है. मेरा नाम सौरभ है, तो सौरभ का मीनिंग होता है सुगंध, है ना, गुड फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, अरोमा. थ्रिफ्टी और चीप, ये अपन पढ़ चुके हैं. थ्रिफ्टी यानी कि जो चीज कम पैसों में आई है, यहाँ पर उसका मीनिंग है कम पैसों में आई है लेकिन अच्छी क्वालिटी की. और चीप मतलब जो कम पैसों में आई हो तो क्वालिटी भी खराब है. तो जब कभी मान लो ब्रांड फैक्ट्री पे आप गए, या अमेजोन पे आप गए, वेबसाइट पे या ऐप पे, फ्लिपकार्ट के ऐप पे गए, बिग बिलियन डेज चल रहे हैं अगर, तो आप शॉपिंग करते हो, तो वही लिवाइस का शर्ट आप जो है जो 2000 का है, वो हो सकता है आप 800 में खरीद लो, 1000 1100 में खरीद लो. तो ये थ्रिफ्टी है, सस्ता नहीं है ना. लेकिन सड़क के किनारे सेकेंड हैंड शर्ट कोई बिक रहे हैं और आप 100 रुपए में खरीद लाओ, तो ये चीप है ना. सस्ता है पर चीप है ना. थ्रिफ्टी सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो दोनों में सस्तापन कॉमन है. पर एक एक सस्ता क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद सस्ता है, थ्रिफ्टी. और एक सस्ता सस्ता है क्योंकि क्वालिटी भी खराब है, तो वो चीप हो गया. यूथफुल, यंग और चाइल्डिश. भाई देखो, यंग यानी कि मैं, हम 30 28 30 से लेके 32 35 38 40 के बीच के जो हैं, 25 से 40 के बीच के, दे आर यंग पीपल. इवन आप भी आ जाओगे, आप 18 19 के 17 18 के लोग हो, तब से उठा के 40 तक हम सब यंग है, एक नॉर्मल यंग है. यूथफुल मतलब जिसमें आज भी जवानी है, अब वो भले ही 50 का भी हो लेकिन यूथफुल है एकदम. जैसे कि आपके टीचर्स, कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, मतलब मैं और लॉ वाले मैम, कम्युनिकेशन एक सर पढ़ाएंगे, वो हम तीनों तो यंग हैं. लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले सर, ये इकोनॉमिक्स के मैम और अकाउंट्स के सर, ये सब 40 प्लस है, 40 45 प्लस है मान लीजिए, है ना. डोंट नो द एग्जैक्ट एज, पर आई एम श्योर 40 45 प्लस होंगे. तो ये 40 प्लस होने के बावजूद भी
कितने यूथफुल हैं, एनर्जी में कोई कमी नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। तो यूथफुल होना अच्छा है, यंग मतलब तो एक नॉर्मल वर्ड है, यंग है। और एक जो बच्चों जैसा करे। अब मैं घर में बोलूं आज मैं तो थाना नहीं, थाना है मिली, थाना थाने थानी है, तो ये घर वाले थोड़े एक आध बार तो ठीक है, दूसरी बार में एक पड़ेगा रैप्टा। क्या भैया, ये चाइल्डिश हरकतें मत करा कर, ये बचकानापन मत करा कर। तो अपनी उम्र से कम होना, यूथफुल होना अच्छी बात है, पर एक पॉजिटिव सेंस में। और अपनी उम्र से कम होना, लेकिन इतना कम कि बच्चों जैसा कर रहे हो, बचकाना है ना, बेइज्जती कर रहे हो खुद की भी अपने आप में, तो वो चाइल्डिश हो जाता है। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, उसके द्वारा सब लोगों के सामने ये बोल देना कि भाई मेरी पत्नी तो मुझे मारती है, ये बहुत ही चाइल्डिश बात थी। ऐसा कोई कहता थोड़ी, बचकानी हरकतें करता है, घर की बात घर में रखना चाहिए, चाइल्डिश, है ना। और आज भी उस लड़के में चाइल्ड लाइक इनोसेंट है, बच्चों जैसा और बचकाना। तो चाइल्ड लाइक यानी बच्चों जैसा इनोसेंट है, कितना प्यारा वर्ड है, पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हैं। फिर प्राउड, कंसीटेड, कॉन्फिडेंट, वही कॉन्फिडेंट और कंसीटेड हमने पहले भी पढ़ा था, किसके साथ। तो जब प्राउड के सेंस में यूज होते हैं तब यही कॉन्फिडेंट पॉजिटिव हो जाता है, प्राउड के साथ जब यूज करते हैं। तो कॉन्फिडेंट पहले न्यूट्रल था, जब इसको यूज कर रहे थे हम एज कंपेयर टू करेजियस या कंसीटेड में, जबकि प्राउड के साथ यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, ये पॉजिटिव सेंस है। मैं कर लूंगा, कौन लगता है मेरे सामने, ये प्राउड है, नॉर्मल है। और मैंने तो अच्छे अच्छों को धोया है, आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिकाया, आओ तो सही, मेरे से बढ़ के कोई हो तो दुनिया में, ये मेरा घमंड है। तो कंसीटेड यानी घमंड, प्राउड यानी गर्व, मैं कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंट यानी आई एम श्योर कि मैं इसे कर लूंगा। अ, गजनी में आमिर खान बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा अ, गर्व है, ये मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है, और मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। तो ध्यान रखना चाहिए आदमी को, यू कैन बी प्राउड ऑफ योर कंट्री बट यू कैन नॉट बी कंसीडेड ऑफ योर कंट्री, है ना। यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंट्रीज विन, इंडिया विल विन द मैच, है ना, बट यू शुड नॉट बी कंसीडेड अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड, है ना। चलो, अगला है डिटरमिन्ड और हेडस्ट्रॉन्ग। डिटरमिन्ड यानी कि वही अपनी बात को लेके बिल्कुल अटल, अडिग, दृढ़ निश्चय। हेडस्ट्रॉन्ग माने कि जो अकड़ गया है, जिसके हेड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि मेरे को करना ही है, जिसके दिमाग पे पागलपन छा गया है कुछ करने का, जबकि नहीं हो पाएगा वो, या बहुत मुश्किल है, ये हेडस्ट्रॉन्ग। फिर है डिटरमिन्ड और सॉरी स्लेंडर और स्क्रॉनी। स्लेंडर के इसका जो न्यूट्रल वर्ड है वो मैं लिखवा देता हूँ, वो है एक, मुझे याद आ रहा है, थिन। थिन यानी पतला, स्लेंडर यानी कि दुबला पतला पॉजिटिव सेंस में, और स्क्रॉनी यानी मरियल। तो जब आपको किसी को दुबले पतले को पापड़ बोलना हो, मरियल, तो स्क्रॉनी। नॉर्मल बोलना हो तो ही इज थिन। और अगर पॉजिटिवली बोलना हो कि भाई अच्छा लग रहा है स्लिम ट्रिम दुबला पतला, तो आप बोलोगे स्लेंडर। बॉनी भी बोलते हैं कोई कोई लोग, BONNY, बॉनी। स्किनी बोलते हैं, है ना। स्किनी कहना भी पॉजिटिव है, और बॉनी कहना नेगेटिव है, BONNY। बॉनी आना मतलब तेरी हड्डियां दिख रही है, हड्डियों का ढांचा है, तो बस बोन्स ही बोन्स है। तो बोनी नेगेटिव है, स्किनी थोड़ा सा पॉजिटिव है, तभी तो स्किनी जीन्स बोलते हैं, है ना। तो वो भी है वर्ड्स, आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि आप सही सोच रहे हो, है ना। नॉलेज में तो कोई तोड़ ही नहीं होना चाहिए आपका और मेरा, किसी का भी। हम लोगों को इतना आगे जाना है कि कह नहीं सकते। फिर आगे है न्यूट्रल, एक वर्ड है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड यानी कि जो एबिलिटी जिसकी चली गई है। क्रिपल्ड यानी कि अपंग, बहुत ही गंदा लगता है। इसका एक पॉजिटिव वर्ड लिख लो, फिजिकली चैलेंज्ड, वो ज्यादा अच्छा लगता है। पर ये दो वर्ड मिला के बना है, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड। वाह भैया। तो ये आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा किया है। देखें जरा और कुछ है क्या, बस इतनी ही है। फिर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो ये अपन लोग कल पढ़ेंगे। आज हमने दो टॉपिक किए, वोकैब का क्या महत्व है, कुछ वेज टू इम्प्रूव वोकैबलरी जो मैं और भी भेजूंगा आपको, और एक कोनोटेशन वाला टॉपिक। अब आपका होमवर्क ये है कि इस कोनोटेशन के लिए पीछे एक्सरसाइजेस दे रखी मैंने, ध्यान देना। कोनोटेशन के लिए पीछे मेरे ही नोट्स में एक्सरसाइजेस दे रखी है मैंने, तो वो एक्सरसाइजेस बच्चों लोगों को, आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो, थोड़ी सी बैटरी लो हो गई थी बीच में, अभी ठीक है, वापस चार्ज हो रहा है। तो आप लोगों को वो एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ डाउट आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन के माध्यम से पूछना है, ठीक। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आप और मैं करते हैं रोज, कल भी
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।